Regulatory Framework, Unit 3, session related with Indian Contract Act 1872. We are dealing with special contracts. Chapter which we are dealing with is bailment and pledge. Let's have today's question on the screen. Define bailment. Explain the rights and duties of bailee. We have already covered bailment definition, and we have already seen rights and duties of the owner of the goods. The person who bails the goods is known as bailer. Today we are going to deal with a person who is going to work something on goods, who is going to provide certain help on the goods, or he may be the user of the goods, known as bailee. What are the rights and duties of bailee is what we are going to cover in today's session. Let's have the rights of bailee first. The first right of bailee is right to sue bailer. Like a bailer has a right to sue bailee, same way bailee has a right to sue bailer. And remember that the duties of the bailer are the rights of bailee. The duties of the bailer are the rights of the bailee. जो भी ड्यूटीज बेलर की है उसे बेली का अधिकार यानी कि राइट्स माना गया है. यानी ये कॉन्ट्रास्ट आपको याद रखना होगा, ये पंच लाइन, ये मेन पॉइंट आपको याद रखना होगा. जब आप आंसर्स लिखेंगे तब आपको आसानी हो जाएगी. Therefore, the bailee is entitled to enforce by suit all the duties and liabilities of the bailor. बेलर को अधिकार है वो बेलर पे केस, बेली को भी अधिकार है और बेलर पे केस करना चाहे तो कर सकता है. उसे भी ये अधिकार मिलता है. सिर्फ बेलर को ही अधिकार नहीं मिलता, बेली को भी ये अधिकार मिलता है. चाहे तो बेलर को कोर्ट में चैलेंज कर सकता है, लीगल चैलेंज कर सकता है. जो भी उसकी ड्यूटीज बनती है बेलर की उसे करनी चाहिए, लायबिलिटी पे ऑफ करनी चाहिए. अगर नहीं करता है देन बेली हैज अ राइट टू एंटाइटल हिज राइट. He has a right to entitle to enforce by case, or we can say suit, all the duties and the liabilities of the bailor. Next is right to claim damages. Right to claim damages. अगर कोई नुकसान हो जाए तो नुकसान की वो भरपाई के लिए दावा कर सकता है, केस भी कर सकता है. सेक्शन 150 केस करके जो भी नुकसान हुआ है नुकसान क्लेम कर सकता है बेली. If the bailor has bailed the goods without disclosing the defects in the goods and the bailee has suffered some loss, the bailee is entitled to claim for damages due to bailor's negligence. बेलर्स की नेग्लिजेंसी की वजह से, यानी बेलर ने जो डिस्क्लोज करना चाहिए डिफेक्ट्स के बारे में वो अगर वो डिस्क्लोज नहीं करता है, माल के अंदर जो भी डिफेक्ट है, गुड्स के अंदर जो भी डिफेक्ट्स है वो बेलर की ड्यूटी बनती है उसे बताना चाहिए. और वो नहीं बताता है, नेग्लिजेंसी दिखाता है, इस बात से क्या हो जाएगा सर, बेली को अगर कोई नुकसान हो जाता है वो नुकसान की भरपाई करने की जिम्मेदारी बेलर की है, ड्यूटी बनती है. अगर वो नहीं करता है तो बेली का अधिकार बन जाता है, ही कैन क्लेम फॉर डैमेजेस विद द हेल्प ऑफ कोर्ट. एग्जांपल देख लेते हैं. एक्स हायर्स अ कैरेज ऑफ वाई. द कैरेज इज नॉट सेफ दो वाई इज अनअवेयर ऑफ इट and X is injured. Y is responsible to X for the injury. तो समझ लीजिए एक भाड़े की गाड़ी ली जा रही है और ये गाड़ी का उपयोग वो भाड़े पे कर रहा है मीन्स, और जब X जो करता है उसको इंजरी है और Y को पता भी नहीं है कि उसकी जो गाड़ी वो दे रहा है कैरेज पर्पस, कैरेज वाली चीज उसको दे रहा है, गाड़ी दे रहा है, गाड़ी दी जा रही है, उसको पता भी नहीं एक तरीके से कि उसमें गड़बड़ है, ब्रेक फेल हो सकती है, हो सकती है, उसे पता ही नहीं, अनअवेयर. बेलर इज अनअवेयर अबाउट द डिफेक्ट्स ऑफ द गुड्स. वो भी रिस्पॉन्सिबल है, ध्यान रखना, वेदर इज अवेयर और अनअवेयर, हम ऐसा पढ़ चुके हैं. पता हो या ना पता हो, भले वो लापता हो, अगर उसकी गाड़ी का उपयोग किया जा रहा है तो उसकी गाड़ी सही होनी चाहिए. अगर उसमें कोई गड़बड़ है, उस गड़बड़ी की वजह से कुछ डिफेक्ट है और उस डिफेक्ट की वजह से बेली को अगर कोई नुकसान होता है, इंजरी होती है, तो वाई इज रिस्पॉन्सिबल फॉर सच. हाँ वो क्लेम कर सकता है, बेली क्लेम कर सकता है डैमेजेस. राइट टू क्लेम एक्सपेंसेस. हाँ नुकसान की बात हो रही थी, नुकसान हो रहा है तो नुकसान आप मांग सकते हैं. यहाँ खर्चे हो रहे हैं, एक्सपेंसेस हो रहे हैं, वो भी क्लेम किए जा सकते हैं. जब आपने कोई चीज संभाली हो
संभालने में कोई खर्चा हो रहा है तो वो सारे खर्चे आप क्लेम कर सकते हैं, डेली क्लेम कर सकते हैं डीलर के पास। सेक्शन 158 देखते हैं क्या कहने की कोशिश कर रहा है। इन केस ऑफ अ ग्रेटिटियस बेलमेंट, पहले आपको ये पता होगा व्हाट इज ग्रेटिटियस। Gratuitous bailment is a bailment where no consideration passes from one person to another, from bailor to bailor। यानी बेली को कुछ भी मिलने वाला नहीं, कोई रेम्यूनरेशन नहीं मिलने वाला है, कोई चार्जेस नहीं मिलने वाला, निःशुल्क सेवा है एक तरीके से। इन केस ऑफ अ ग्रेटिटियस बेलमेंट, बेली हैज अ राइट टू क्लेम all extraordinary expenses from the bailor borne by him for the purpose of bail। कोई एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चा हो गया हो तो वो सारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी खर्चे बेली का अधिकार बनता है, वो क्लेम करना चाहे तो कर सकता, करना चाहे तो कर सकता। कंपल्सरी, he wants he can claim in case of gratuitous। In non-gratuitous bailment, bailey has a right to claim from the bailor all necessary expenses bailey had incurred for fulfilling the purpose of। जहाँ ऑलरेडी चार्ज लिया जा रहा है, कंसिडरेशन लिया जा रहा है और वहाँ बेली ने कुछ अपनी जेब से निकाला हो खर्चे के तौर पे, सारे खर्चे बेलर से क्लेम करना चाहिए। एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग एक्स्ट्राऑर्डिनरी, ऑल नेसेसरी एक्सपेंसेस, वो सारे क्लेम किए जा सकते। पॉइंट नंबर 4, राइट टू डिलीवर गुड्स टू एनी वन ऑफ द सेवरल जॉइंट बेलर्स। एक से ज्यादा बेलर्स हो तो उसमें से किसी एक को भी अगर डिलीवरी दी जा रही हो गुड्स की तो ये अधिकार बेली को मिलता है। मान लीजिए बेलर दो है, बेली एक ही है, बेलर दो है, एक्स और वाई बेलर है। जब वो डिलीवरी गुड्स की देने जा रहा है, मान लीजिए रिटर्न करने जा रहा है गुड्स को, सिर्फ एक्स प्रेजेंट हो तो एक्स को डिलीवरी दे दी, कोई दिक्कत नहीं, चलेगा। तो जॉइंट बेलर्स में से एक को भी अगर डिलीवरी दी जा रही है, वैलिड, लॉफुल है, लीगल, कोई दिक्कत नहीं। इन केस ऑफ सेवरल जॉइंट बेलर्स, the bailey can deliver the goods back one of them without the consent of all unless it is contradicted। दो में से किसी भी एक व्यक्ति को चीज रिटर्न की जा सकती है, जैसे ही पर्पस फुलफिल होता है, चीज रेडी हो जाती है, आप रिटर्न कर सकते हैं। दो जॉइंट बेलर्स है, दो में से एक को आप रिटर्न करते हैं, वैलिड है, चलेगा, कोई दिक्कत नहीं, वहां कंसेंट लेने की जरूरत नहीं कि चलो पहले वाई को फोन कर लें फिर एक्स को दें, ऐसा कंसेंट लेने की जरूरत नहीं। हाँ, लेकिन कोई कॉन्ट्राडिक्टरी नहीं होनी चाहिए, मीन्स कोई कॉन्ट्ररी कॉन्ट्रैक्ट नहीं होना चाहिए, दर कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया होना चाहिए। कॉन्ट्रैक्ट में कहीं ऐसा प्रोविजन भी नहीं होना चाहिए कि दोनों जब प्रेजेंट हो तभी कुछ रिटर्न करने। अगर ऐसा प्रोविजन है, ऐसी कंडीशन है, ऐसा रूल रखा है, उसके हिसाब से आपने चीज़ों को रिटर्न करना हो, डिलीवरी देनी। कोई कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट नहीं हो, प्रोविजन ना हो, तो कॉन्ट्राडिक्टरी स्टेटमेंट है तो आपने उसका पालन करना होगा, उस प्रोविजन का पालन करना होगा, उस हिसाब से आपने डिलीवरी देनी। नंबर 5 देखते हैं, डिलीवरी, राइट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल। राइट टू डिलीवरी ऑफ गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, ये समझते हैं सर, ये भी इम्पोर्टेंट, बहुत बहुत इम्पोर्टेंट पॉइंट है सेक्शन 166 के हिसाब से कि जिस बंदे ने गुड्स किए हैं बेलमेंट कॉन्ट्रैक्ट के अंदर, उसी बंदे को आपने रिटर्न करने, स्वाभाविक है, भले उसकी ओनरशिप हो या ना हो। विदाउट टाइटल, टाइटल का मतलब क्या होता है, ओनरशिप। मान लीजिए मिस्टर एक्स नाम का बंदा जो बेलर है, वो एक गाड़ी के गैरेज, अपनी गाड़ी गैरेज में रख के जाता है, वाई नाम के बंदे को देता है। वाई जो है बेली है, ओनर ऑफ गैराज, जो गैरेज का ओनर है, एक्स वाई को अपनी गाड़ी देके जा रहा है और वाई वाई से कह रहा है कि इसमें आपने सर्विस कर, थोड़ा रिपेयरिंग कर। अब वाई ये नहीं देखने जाएगा कि जो बंदा गाड़ी देके गया वही उसका ओनर है, वाई को इससे कोई लेना देना नहीं। जो बंदा गाड़ी रख के गया है
वो उसके ऊपर सर्विस देगा। जैसे वो गाड़ी रेडी होगी, ही विल इन्फॉर्म, वाई विल इन्फॉर्म टू एक्स, बेली जो है बेलर को इन्फॉर्म करेगा। फिर बेलर उसका ओरिजिनल ओनर है या नहीं है, ये बेली ने नहीं देखा, उसकी ड्यूटी नहीं। वाई शुड ही, जो बंदा गाड़ी रख के गया है उसी बंदे को वो डिलीवरी दे सकता है, यही उसका राइट है, राइट टू डिलीवर द गुड्स टू बेलर विदाउट टाइटल, भले उसकी ओनरशिप हो या ना हो। बेली को पता हो तो कुछ आगे करेगा, बेली को तो मालूम ही नहीं है कि गाड़ी चोरी की है, मान लीजिए डिफेक्टिव टाइटल है, उसको पता ही नहीं है। वो तो जो बंदा देके गया गाड़ी उसी को रिटर्न करेगा, उससे ही रेम्यूनरेशन लेगा, उससे ही चार्ज लेगा अपनी। तो if the bailor whose title is defective, title means ownership, ownership defective हो, चोरी का माल हो, the goods delivers the goods to the bailey and the bailey in good faith returns the good to the bailor, शुभ निष्ठा से बेली अपना काम कर रहा है और वो चीज रिटर्न कर रहा है, जो बंदा देके गया उसे रिटर्न कर रहा है, द बेली इज नॉट लायबल टू द ट्रू ओनर इन केस ऑफ सच डिलीवरी। इसके सच्चे मालिक को इससे अगर कोई नुकसान हो रहा है, ओरिजिनल ओनर को अगर कोई नुकसान हो रहा है, तो बेली इसके लिए जिम्मेदार नहीं, बेली को पता हो तो कुछ करेगा ऐसा। अगर बेली को पता चल जाए कि चोरी का माल लेके आया मेरे पास और पकड़ा जाए, तो वो क्या कर सकता है, ही हैज अ राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप डिलीवरी। जैसे अगर उसे पता चल जाता है कि ये बंदे ने चोरी की हुई गाड़ी यहाँ पे रखा है मेरे गैरेज में, उसे पता चलता है, तो फिर उसके पास ये अधिकार बनता है, ही हैज अ राइट टू अप्लाई टू द कोर्ट टू स्टॉप द डिलीवरी। दोनों को है ये एक्चुअली, लेकिन बेसिकली बेली की ड्यूटी बन जाती है एक तरीके से। और इस ड्यूटी को कैसे निभाएगा सर, विद द हेल्प ऑफ कोर्ट, अपना अधिकार का उपयोग करते हुए कर सकते हैं। वो चीज को अपने पास रखेगा और कोर्ट में क्लेम करेगा इस तरीके से कि भाई ये गाड़ी इसकी नहीं लग रही है, मुझे लग रहा है ये चोरी का माल है, आप कार्यवाही कीजिए। एज पर सेक्शन 167, इफ अ पर्सन अदर देन बेलर claims goods bail, the bailee may apply to the court to stop the delivery of the goods to the bailer, decide the title or the true owner of the goods। कंफ्यूजन हो जाता है, मैक्स मिस्टर एक्स आके कहता है ये माल मेरा है, ये गाड़ी मेरी है, और एक दूसरा बंदा आ जाता है मिस्टर जेड करके आ जाता है वाई के पास, कि कहता है ये गाड़ी मेरी है। अब दो जन अगर क्लेम कर रहे हो कि ये चीज मेरी है, और अगर हम डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, हम किसका हेल्प लेंगे सर, वहाँ पे कोर्ट का हेल्प लिया जा सकता है। डिसाइड द टाइटल द गुड्स, आप ही डिसाइड कीजिए, हमें तो समझ में नहीं आता है इसका सच्चा मालिक कौन है। आप डिसाइड कीजिए और हमें बताइए, ताकि हम हमारा एक्सपेंस जो है, हमने हमारा जो चार्ज बनता है, जो रेम्यूनरेशन बनता है, वो भी हम रिकवर। तो यहाँ पे बेली के पास ये अधिकार भी है कि वो कोर्ट जाके डिलीवरी की स्टॉक की बात कर सकता है, और ट्रू डिसीजन लेने के लिए कोर्ट को अपील कर सकता है। आपके जजमेंट की जरूरत है यहाँ पे। राइट टू लियन, ये एक स्पेशल अधिकार मिलता है बेली को, दिस इज कॉल्ड राइट ऑफ स्पेशल लियन एज पर सेक्शन 170। ये बेली को स्पेशल लियन का राइट मिलता है, तब मिलेगा जब उसने कोई लेबर या स्किल वर्क किया हो किसी पर्टिकुलर चीज के ऊपर। If the bailee has not been paid for the service involving the exercise of labor or skill, the goods bail and his lawful charges by the bailer, then the bailee, by exercising the right to lien, can retain the goods bail in his possession till all the dues are recovered from the bailer। राइट ऑफ लियन का दूसरा नाम यूं कह सकते हैं, राइट टू रिटेन द गुड्स, यानी जो चीज बेलर की है, बेली अपने पास रख रहा है, अपने कब्जे में रख रहा है, अपने पोजेशन में रख रहा है, वो तब तक रखने का उसे अधिकार है जब तक उसे उसका लॉफुल चार्जेस, यानी कि रेम्यूनरेशन, जो उसने सेवा दी है, जो सर्विस दी है, जो काम किया है उस चीज के ऊपर, गुड्स के ऊपर, वो रेम्यूनरेशन जब तक उसे नहीं मिलता है, बेली को नहीं मिलता है, तब तक वो चीज का पोजेशन अपने पास रख सकता है। ही हैज अ राइट टू रिटेन द गुड्स व्हिच इज नोन एज राइट ऑफ लियन। वो तब तक ये ऐसा कर सकता है जब तक उसे अपने रेम्यूनरेशन न मिल जाए, लॉफुल चार्जेस, ये उसका अधिकार बनता है।
इस तरीके से वो अपनी जो ड्यू अमाउंट है वो रिकवर कर सकता है फ्रॉम द बेलर बाय हैविंग पोजेशन ऑफ द गुड्स। ओनरशिप बेलर की ही है, लेकिन बेली के पास ये अधिकार होता है अगर उसे अपना लॉफुल चार्जेस, लीगल चार्जेस, रेम्युनरेशन नहीं मिलता है, जब तक नहीं मिलता है तब तक वो पोजेशन छोड़ेगा नहीं। वो चीज को वो अपने पास रिटेन करके रखेगा, रोक के रखेगा। जैसे ही बेलर अपने रेम्युनरेशन दे देगा बेली को, बेली हैज अ राइट, देन बेली हैज अ ड्यूटी रिटर्न द गुड्स। अब हम बात करेंगे ड्यूटीज की। व्हाट आर द ड्यूटीज ऑफ बेली? ड्यूटीज क्या है बेली की, वो समझने की कोशिश। सबसे पहली ड्यूटी क्या होगी बेली की? एक बंदा अपनी चीज दूसरे को दे रहा है, ओनर बेलर है और ओनरशिप बेलर की है, फिर भी पोजीशन बेली को दी जा रही है। आप अपनी चीज किसी और को दे रहे हैं, तो दूसरे को क्या करना चाहिए? सबसे पहली उसकी ड्यूटी क्या बनती है सर? भले चीज दूसरे की है, बेलर की है, लेकिन अपनी चीज मान के उसका पूरा ध्यान रखना है। ड्यूटी टू टेक रीजनेबल केयर ऑफ द गुड्स बेल। किसी और की चीज है तो ऐसा नहीं है कि नेग्लिजेंसी दिखानी है, हमारी थोड़ी ना है, बेलर की है भले पड़ी रहे, ऐसा नहीं करना है। उसका 100% ध्यान रखना है। आपके भरोसे रख के गया, आप पे विश्वास रख के गया है, आपको यूज करने दियो तो यूज करने में भी आपने ध्यान रखना है, नेग्लिजेंसी नहीं दिखानी है। सब्जेक्ट मैटर को कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, कोई इंजरी नहीं होनी चाहिए, आपको भी नहीं होनी चाहिए तो उसको भी नहीं होनी चाहिए, सब्जेक्ट मैटर को भी नहीं होनी चाहिए। जो भी गुड्स बेल्ड किए हैं, आपको दिए गए हैं बेलमेंट के अंदर, उसका आपको 100% ध्यान रखना है। द बेली इज बाउंड टू टेक मच as much care of the goods bailed to him as a man of ordinary prudence will take the care of his own goods in similar circumstances for the same bulk, that is quantity, quality, and the price may be the value, section as per section 150। जैसे एक सामान्य इंसान अपनी चीज को संभाल के रखता है, वैसे ही आपने भी एज अ बेली उन चीजों को संभाल के रखना है, उसका ध्यान रखना, पूरा ध्यान रखना। उसकी क्वांटिटी में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, क्वालिटी में कोई गड़बड़ी नहीं होनी चाहिए, जिसकी वजह से उसकी प्राइस कम हो जाए, वैल्यू कम हो जाए, ये सब चीजों का ध्यान। The burden of proof is on the bailee to show that there has been no negligence. So a bailee is liable when the goods suffer loss due to the negligence on the part of bailee। अगर बेली पे ऐसा आरोप रखा जाए कि तुम्हारी नेग्लिजेंसी की वजह से जो गुड्स बेल किए थे मैंने आपको एज अ बेलर, उसमें नुकसान हो गया है, मुझे नुकसान हुआ है एज अ बेलर, तो आपको उसकी भरपाई करनी पड़ेगी। अगर साबित करना होगा तो कौन साबित करेगा सर? यहाँ पे बेली को साबित करना पड़ेगा कि मेरी कोई नेग्लिजेंसी नहीं थी, मैंने तो 100% एफर्ट किया बट फिर भी नुकसान हो गया, मैं क्या करूं? ये साबित करने का जिम्मेदारी किसका होगा सर? बेली का होगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं। इफ अ काउ इज डिलीवर्ड फॉर सेफ कस्टडी, it is sufficient if it is kept in the bed properly enclosed, and even if it is for reward, no one would expect it to be kept in the drawing room। आपको अगर कोई काव देके जा रहा है, एक गाय देके जा रहा है, मैं बाहर जा रहा हूँ, मान लीजिए बेलर बाहर जा रहा है और अपने एक फ्रेंड को यानी कि बेली को अपनी गाय यानी कि काव देके जा रहा है, प्लीज आप इसकी कस्टडी रखिए और इसको थोड़ा संभालिएगा अच्छे से। और जो बंदा है, बेली नाम का जो बंदा है, जो संभालेगा, केयर टेकर होगा वो बंदा, वो इसको कहाँ रखेगा? अगर कोई आपको काव देके जाएगा, आप कहाँ रखेंगे सर? हम उसे बैकयार्ड में रखने की कोशिश करेंगे, पीछे की साइड एक अलग सी जगह होगी, उसके लिए स्पेशल जगह होगी, वहां जाके रखें। लेकिन उसको अच्छे से बांधना है, प्रॉपरली एनक्लोज्ड करना है, उसको संभालना है। फिर ये ग्रेटिटियस बेलमेंट हो या नॉन ग्रेटिटियस बेलमेंट, आपको जो रीजनेबल केयर लेनी चाहिए आपको करना चाहिए। अगर नहीं हो रहा तो आप पहले से ही मना कर देना चाहिए आपको कि भाई मुझसे ये नहीं होगा। आपसे ये तो एक्सपेक्ट नहीं किया जाएगा कि आप ये गाय को अपने घर के अंदर रखें, ड्राइंग रूम में रखें, लिविंग रूम में रखें, ये एक्सपेक्टेशन तो कभी नहीं की जा सकती। नहीं तो पूरी डिज़ाइन चेंज हो जाएगी उस लिविंग रूम की, ड्राइंग रूम की।
आप क्या करेंगे सर, उसको बैकयार्ड में पीछे की साइड घर के आसपास कहीं पे छोटी सी जगह उसकी स्पेशल फ्रेम करके उसको वहां हम रख सकते हैं। आपने मान लीजिए बैकयार्ड में उसको रखा, काव को रखा, इफ द गुड्स गेट स्टोलन, लॉस्ट और अदरवाइज डिस्ट्रॉयड इवन आफ्टर द बेली हैज टेकन रीजनेबली गुड केयर, द बेली वुड नॉट बी लायबल फॉर दिस। आपने अपना 100% एफर्ट किया है, आपने उसको अच्छे से बांधा, कि अच्छी सी जगह बनाई, उसका खाने पीने का भी ध्यान रखा, फिर भी उसकी चोरी हो जाए, वो गुम हो जाए, खुद ब खुद कहीं चली जाए, यहाँ उस गाय को कुछ नुकसान हो जाए, उसके लिए बेली जिम्मेदार नहीं रहेगा अगर आपने 100 एज एन ऑर्डिनरी फ्रंट मैन, देन यू आर नॉट लायबल। लेकिन आपने नेग्लिजेंसी दिखाई है, आपने 100% नेग्लिजेंसी दिखा दी है सर, तो बात नंबर 2, ड्यूटी नॉट टू मेक अनऑथोराइज यूज ऑफ गुड्स, चर्चा कर चुके हैं हम आगे सेक्शन 154 की। अनऑथोराइज यूज कभी भी नहीं करना है गुड्स का। तो जिस पर्पस के लिए चीज दी गई उसी पर्पस के लिए आपने उस चीज का उपयोग करना चाहिए, दुरुपयोग बिल्कुल नहीं करना। चलिए देखते हैं इसको भी। द बेली इज लायबल टू कॉम्पेंसेट द बेलर फॉर एनी डैमेज कॉज टू द गुड्स बाय एन अनऑथोराइज्ड एंड इनकंसिस्टेंट यूज ऑफ द गुड्स बेल विच इज कॉन्ट्ररी टू द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट। जिस पर्पस के लिए आपको जो चीज दी गई उसी पर्पस के लिए आपने वो चीज यूज, अनऑथोराइज्ड यूज नहीं करना, इनकंसिस्टेंट यूज बिल्कुल भी नहीं करना। बेली वुड नॉट बी सेव्ड from his liability even if he has taken reasonable care as an ordinary prudent। अनऑथोराइज यूज करके ऐसा सोचेंगे मैं बच जाऊंगा, तो सर ये आपकी गलतफहमी होगी, सबसे बड़ी गलतफहमी होगी। आपने रीजनेबल केयर लेना है, वहां नेग्लिजेंसी, अगर आप 100% एफर्ट कर रहे हैं फिर भी गड़बड़ हो रही है तो आप बच सकते हैं, लेकिन यहाँ नहीं बच सकते। वहां फिर भी बच सकते हैं, यहाँ नहीं बच सकते। यहाँ अगर आपने अनऑथोराइज यूज किया, दुरुपयोग किया चीज का, तो सर आपकी लायबिलिटी बनती है उस सिचुएशन में, यू आर लायबल देन। एग्जाम्पल लेते हैं इस बेसिस पे, अनऑथोराइज यूज कब माना जाएगा, इनकंसिस्टेंट यूज कब माना जाएगा। एक्स हायर्स अ हॉर्स इन मुंबई फ्रॉम वाई एक्सप्रेसली टू गो टू बड़ोड़ा। एक बंदा, एक्स नाम का बंदा जो बेली है, वो भाड़े पे घोड़ा ले रहा है, मुंबई से घोड़ा ले रहा है, फ्रॉम वाई एक्सप्रेसली टू गो टू बड़ोड़ा। मुंबई से बड़ोड़ा पहुंचने के लिए एक बंदा घोड़े का उपयोग करता है। आज का तो मॉडर्न जमाना है, एग्जाम्पल, लोगों को ऐसा शौक होता है हॉर्स राइडिंग का, तो जा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है जाते तो एक घोड़ा भाड़े पे ले रहा है, यूँ समझ लीजिए। एक्स नाम का बंदा बेली है, वाई नाम का बंदा बेलर। एक्स जो है राइड करता है, मीन्स घोड़ा चलाता है, राइड्स विद ड्यू केयर, पूरे ध्यान से घोड़ा चला रहा है, बट रीचेस भावनगर इंस्टेड ऑफ बड़ोड़ा। देखिए, जाना था जापान, पहुंच गए चीन। देखना ये घटना आपसे ना घटे। पहुंचना था बंदे को बड़ोड़ा, पहुंच गए भावनगर। द हॉर्स एक्सीडेंटली फॉल्स एंड इज इंजर्ड। आपने बड़ोड़ा जाना चाहिए था, उसकी जगह आप भावनगर जा रहे हैं। अनऑथोराइज्ड यूज हो गया एक तरीके से। आपने घोड़ा भाड़े पे लिया बड़ोड़ा तक जाने के लिए, आप आगे जा रहे हो उससे। सर ये इनकंसिस्टेंट यूज हो गया, अनऑथोराइज यूज माना जाए। आपको इसको अधिकार ही नहीं है, आप बड़ोड़ा से आगे जा ही नहीं सकते। हाउ कैन यू, द हॉर्स, वो तो ठीक है, चलिए साथ साथ में घोड़े को इंजरी हो गई, लीजिए आपने कैसा घोड़ा चलाई, घोड़े को इंजरी भी हो गई। एक्स इज लायबल टू मेक कॉम्पेंसेशन टू वाई फॉर द इंजरी टू द हॉर्स। यहाँ पे बेली की ड्यूटी बनती है, नुकसान हुआ है सब्जेक्ट मैटर हॉर्स को, हॉर्स, वहाँ पे आपको कॉम्पेंसेशन पे करना पड़ेगा बेलर। ये सबसे इंटरेस्टिंग पॉइंट है और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट मैं इसको मानता हूँ, लेकिन स्टूडेंट्स इसको लिखने में गड़बड़ी करते हैं, आप थोड़ा ध्यान से अच्छे से। ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल, दूसरे के माल को अपने माल के साथ, अपने गुड्स के साथ मिक्स नहीं करना है, बिल्कुल अलाउड नहीं। गुजराती में एम कहेवाय कि बीजानो माल પોતાના માલ સાથે મિશ્રણ કરવું, नेवर मिक्स अदर गुड्स विथ अवर गुड्स। तो बेली को तो ये बिल्कुल भी करना नहीं है सर। बेली है, तीन तीन सेक्शन है, सेक्शन 155 से 157 की चर्चा करेंगे। बेली हैज अ ड्यूटी नॉट टू मिक्स द गुड्स बेल्ड विथ हिज ओन गुड्स।
विदाउट द एक्सप्रेस कंसेंट ऑफ द बेलर, बिना पूछे तो बिल्कुल भी नहीं। उसके अगर मिक्स करता है तो ठीक है, अगर बेलर कंसेंट देता है तो ठीक बात है, बिना पूछे तो बिल्कुल मिक्सिंग नहीं करना। If the bailee mix up the goods baled with the other goods, means his own goods, then there are three effects. तीन सिचुएशन हो सकती है, तीन केसेस या तीन सर्कमस्टेंसेस, तीन संजोग हो सकते हैं। देखते हैं वन बाय वन कैसे संजोग। 155 क्या कहना चाह रहा है? If the bailee with the consent of the bailor mix the bailor's goods with his own goods, then both shall have an interest in proportion their respective share in the mixture, that is as per section 150। and underline किया with the consent। बेली बेलर का गुड्स मिक्स करता है खुद के गुड्स के साथ, लेकिन परमिशन लेके कर रहा है विद द कंसर्न, कोई दिक्कत नहीं। परमिशन लेके किए तो कोई दिक्कत नहीं। तो बेलर भी तभी परमिशन देगा जब कोई फायदा होगा, ऐसे थोड़ी ना बोल देगा मिक्स कर दो, मेरी चीज आप अपनी चीज के साथ मिक्स करके बेच दो, जो फायदा होगा देख लेंगे। फायदा हो रहा होगा तो ही रिस्पेक्टिव शेयर्स की बात हो रही होगी। जितना प्रपोजन होगा दोनों का, मान लीजिए बेलर का 60% हो रहा है, बेली का 40% हो रहा है, तो वो रेशियो में उस प्रपोजन ट्राइफरगेट कर दिया जाएगा, क्लासीफाई कर दिया, डिस्ट्रीब्यूट कर दिया जाएगा। फायदा होगा तो ही बेलर परमिशन देगा नॉर्मली इस सिचुएशन के। 156 कह रहा है, मैंने अंडरलाइन किया हुआ विदाउट द कंसर्न, यानी यहाँ परमिशन लिए बिना मिक्सिंग किया जा रहा है गुड्स का। The bailee without the consent of the bailor mix the bailor's goods with his own goods। यहाँ बेली अपनी चीज को बेलर्स के गुड्स के साथ मिक्स कर रहा है और परमिशन लिया नहीं है, परमिशन बिना कर रहा है, विदाउट कंसेंट। और आगे क्या सिचुएशन? इफ द गुड्स आर सेवरेबल, if the goods are separable, then the bailee is bound to bear the expense of separation and any damages arises from the mixture। जो मिक्सिंग करने से जो गुड्स इकट्ठा हुए हैं उसको सेपरेट कर सकते हो, ऐसे स्वरूप के हो, द गुड्स आर सेपरेबल, अगर हम उसको अलग कर सकते हैं, ऐसे गुड्स हैं, सेपरेट करना चाहें कर सकते हैं, ऐसे स्वरूप के गुड्स हैं, उसके पीछे खर्चा लग जाएगा। उसके पीछे जो खर्चा होगा सेपरेशन का, वो खर्चा कौन भुगतेगा? बेली भुगतेगा। इफ द बेली, कंडीशन सी में चल रहे हैं अभी हम, सिचुएशन सी सेक्शन 157 के हिसाब से, यहाँ पे भी विदाउट कंसेंट का ही पॉइंट है। इफ द बेली विदाउट कंसेंट ऑफ द बेलर मिक्स द बेलर्स गुड विथ हिज ओन गुड्स, यहाँ पे भी कंसेंट लिए बिना दो गुड्स को मिक्स किया जा रहा है, बेलर्स गुड्स एंड बेलीज गुड्स, in such a manner that it is impossible to separate the goods bailed and deliver them back। अब वहाँ 156 में अभी हमने देखा वो सेपरेट हो सके वैसी चीज। मान लीजिए आपने देयर इज अ टीन ऑफ ऑयल, यानी तेल के डब्बे हैं, अगर 2000 तेल के डब्बे मिक्स हो रहे हैं तो हम उसको सेपरेट कर सकते हैं, लेकिन उसको सेपरेट करने में आदमी लगेगा, मैन पावर लगेगा, खर्चा होगा। तो खर्चा बेली भुगतेगा क्योंकि उसने मिक्सिंग कर दिया, डब्बे मिक्स कर, टीन मिक्स कर। लेकिन कुछ मिश्रण ऐसा होगा, मिक्सचर ऐसा होगा जिसका हम सेपरेट नहीं कर सकते। दो कंपनी, अलग अलग कंपनी के आप अगर ऑयल मिक्स कर देंगे, आप एक तरफ ग्राउंडनट ऑयल ले लेंगे, दूसरी तरफ आप ले लीजिए क्या कहते हैं उसको, सोयाबीन ऑयल ले लीजिए। आप दोनों ऑयल को मिक्स कर दें, फिर आप मुझे उसको अलग करके बताइए, मान जाऊंगा। इट इज इम्पॉसिबल टू सेपरेट। दो तेल के डब्बे आप ओपन करके अगर आप उसका मिश्रण कर देंगे, अलग अलग ब्रांड के, अलग अलग कंपनी के, अलग अलग स्वरूप के, तो उसको सेपरेट करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल हो जाएगा। राइस में ऐसा होता है, व्हीट में ऐसा होता है, इवन द ह्यूमन ब्लड अगर एक बार आप मिक्स कर दोगे तो आप नहीं बता पाओगे इसमें ए पॉजिटिव कितना है और बी पॉजिटिव कितना ब्लड है। तो इस टाइप के अगर गुड्स अगर मिक्स कर दिए जाते हैं जो इम्पॉसिबल हो सेपरेट करना, तो वहाँ टोटल लॉस हो सकता है। और ये जो भी टोटल लॉस हो रहा है, पूरी जिम्मेदारी बेली की है, दैट ही मस्ट कॉम्पेंसेट बेलर। अगर वो कॉम्पेंसेट नहीं कर रहा है तो बेलर हैज अ राइट टू रिकवर सच डैमेजेस।
चौथे मेन पॉइंट पे चल रहे हैं, ड्यूटी टू रिटर्न द गुड्स बेल। बेली की ड्यूटी बनती है कि जैसे ही कार्य सिद्ध हो रहा है तो वो चीज को रिटर्न कर दे। सेक्शन 160 के हिसाब से इट इज द ड्यूटी ऑफ द बेली टू रिटर्न द गुड्स और टू डिलीवर द गुड्स अकॉर्डिंग टू द डायरेक्शन ऑफ द बेलर विथआउट डिमांड। बेलर वहां डिमांड नहीं करने जाएगा, भाई मेरी चीज वापस दो। बेली की ड्यूटी बनती है। बेलर डिमांड कर सकता है, उसे अधिकार है, लेकिन बेली की पहले ड्यूटी बनती है कि चलिए जो सोना वो मुझे देके गया था उसमें से मैंने ज्वेलरी बना दी है, ऑर्नामेंट्स बना दिए, चलिए इन्फॉर्म कर देते हैं और उनको कहते हैं कि आप अपनी चीज लेके जाइए। ये ड्यूटी बेली की है। बेलर बार बार पूछने नहीं आएगा क्या वो गोल्ड नेकलेस बन गया है। आपकी ड्यूटी बन जाती है जैसे ही कंप्लीट हो जाए आपने सामने वाले को इन्फॉर्म कर देना, या जैसा उसने कहा हो डायरेक्शन दिया हो वैसे आगे काम करना। सो ऑन द एक्सपायरी ऑफ द टाइम फिक्स्ड और व्हेन द पर्पस इज accomplished, ये काम बेली ने करना। समय सीमा समाप्त हो जाए तो बेली ने वो चीज रिटर्न कर देनी। आप एक हफ्ते के लिए कोई चीज लिए, एक हफ्ता खत्म होता है तो 8वें दिन आपने चीज रिटर्न कर देनी है। पर्पस के लिए आपने कोई चीज ली है, भाई मुझे ये सिर्फ 2 दिन के लिए चाहिए, 2 दिन के बाद मैं रिटर्न कर दूंगा, 2 दिन में मेरा ये काम हो जाएगा, तो वो काम जैसे आपका 1 दिन में हो जाए तो आप रिटर्न कर दीजिए, खत्म हो गया तो पर्पस फुलफिल हो गया। ड्यूटी टू इंडेमनीफाई मीन्स ड्यूटी टू कॉम्पेंसेट, सेक्शन 160। अगर कोई नुकसान बेलर को होता है बेली की वजह से तो वहां पे बेली ने उसकी भरपाई करके देनी होगी। सरल पॉइंट है। इफ द बेली मेक्स अ डिफॉल्ट इन रिटर्निंग द गुड्स बेल एज पर द टर्म्स ऑफ द कॉन्ट्रैक्ट and if the goods are lost, destroyed or deteriorated after the expiry of the contract, then the bailey has a duty to indemnify them। बेली की ड्यूटी बनती है कि 7 दिन के बाद आपको वो चीज रिटर्न कर देनी। बेली ने रिटर्न कर देनी। बेली नहीं करता है, बेली अपने पास रखता है, 15 दिन के लिए रख लेता है। वो जो एक्स्ट्रा टाइम है 8 डेज का, उस 8 डेज के अंदर अगर बेल्ड गुड्स को कुछ नुकसान होता है, लॉस्ट हो जाता है, गुम हो जाता है, डिस्ट्रॉय हो जाता है, चोरी हो जाती है, उसकी वैल्यू कम हो जाती है, डिटरॉइट हो जाता है, इंफीरियर क्वालिटी का बन जाता हो आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से, एक्सपायरी के बाद 7 दिन के बाद की बात कर रहा हूँ, 7 दिन का समय दिया हो, 7 दिन के बाद बनती है कि आपने चीज रिटर्न कर देनी चाहिए। नहीं करते हो, अपने पास रखते हो, उससे कोई नुकसान होता है उस चीज को, उस बेल्ट को, तो बेलर को वो उसकी भरपाई बेली ने करके देनी। आखिरी पॉइंट पे चलते हैं। ऐसे एक बार चर्चा कर चुके हैं, आगे नहीं किए कोई बात नहीं, फिर से एक बार करेंगे, अच्छे से करेंगे। लास्ट पॉइंट, ड्यूटी टू रिटर्न एक्रिएशन और प्रॉफिट्स। जो भी चीज बेली को दी गई है बेलमेंट के अंदर, उसमें अगर कोई इंक्रीज होता है, एक्रिएशन मीन्स इंक्रीज, इंक्रीज होता है, एडिशन होता है, प्रॉफिट होता है, बेनिफिट होता है, एक्यूमुलेशन होता है, तो सारी चीज बेली ने बेलर को दे देनी है, अपने पास दबा के नहीं रखनी, रिटेन करके नहीं रखनी। सेक्शन 163 ये कहता है द बेली मस्ट डिलीवर टू द बेलर और अकॉर्डिंग टू हिज डायरेक्शन any increase or profit which have accumulated from the goods bail unless it is contradicted, unless it is contradicted। अगर कोई ऑपोजिट कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो तो ये पॉसिबल है कि बेलर ने बेली को जो चीज दी है उस चीज के अंदर अगर कुछ एडिशन होता है, कुछ इंक्रीज होता है, कुछ प्रॉफिट होता है, कुछ बोनस मिलता है, कुछ कमीशन मिलता है, तो प्रिंसिपल प्लस जो एडिशन इंक्रीज हुआ है, प्रॉफिट हुआ है, वो दोनों रिटर्न करना है। रिटेन जो एडिशन चीज मिली है वो दबा के नहीं बैठ जाना है बेली ने। हाँ, अगर कॉन्ट्रैक्ट के अंदर ऐसा लिखा गया हो कि भाई जो भी प्रॉफिट हो रहा है वो आप रख लीजिएगा, मुझे मेरी चीज वापस दे दीजिएगा, प्रॉफिट आप रख लीजिएगा, ऐसी बात हुई है तो ठीक, तो बेली रख सकते, अनलेस इट इज कॉन्ट्रैक्ट। एग्जाम्पल देखते। Mr. A leaves a cow in the custody of Mr. B to be taken care of, to be taken care of. The cow has a calf. B is bound to deliver the calf as well as the cow to Mr. A। एग्जाम्पल पढ़ने के बाद समझ में आना चाहिए एग्जाम्पल क्या क्या रहा है।
मिस्टर ए नाम का बंदा अपनी एक गाय बी की कस्टडी में रख के जाता है और उसे कहता है आप इसका ध्यान रखिएगा। मिस्टर ए जो है बेलर है, मिस्टर बी जो है बेली। ओनर ऑफ द गुड्स इज बेलर, तो बंदा ध्यान रखने वाला है, केयर टेकर है यहाँ पे, इज गोइंग टू प्रिजर्व मेंटेन द गुड्स। मिस्टर बी है बेली है। अब काव ने बच्चा दिया, काल्फ दिया, काल्फ काव का बच्चा होता है, उसने वो बच्चा दिया। बी इज बाउंड टू डिलीवर द काल्फ एज वेल एज द काव वे। तो काव तो देनी ही देनी है, ओरिजिनल गुड्स है, गुड्स बिल्ड, काव देके गए थे, काव में से इंक्रीज हुआ, एक्रिएशन हुआ, बेनिफिट हुआ है, तो वो जो बेनिफिट है वो भी रिटर्न करना है बेली ने, छुपा नहीं देना है, नहीं काल मेरा काव आप ले जाओ, ऐसा नहीं करना है। कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर ऐसा लिखा गया हो तो देना है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं लिखा है तो फिर ड्यूटी बनती है बेली ने सब की सब चीजें रिटर्न करनी। ये आपकी काव प्लस ये आपका एक्रिएशन इंक्रीज काल, ये दोनों मैंने आपको देना है।